हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास हो चुका है स्टार्ट, तो आ जाओ सभी लोग जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लो। हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज में। डेली आपके चारों सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट आपको डेली डिस्कस किए जाते हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज में। और इस सीरीज में आज फिजिक्स की क्लास में क्या आप सीखने वाले हैं बच्चों। आज की जो फिजिक्स की क्लास है वो बहुत प्यारी क्लास है, जिसमें आपको एक बहुत प्यारा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सुनते तो बहुत है, आपको आता भी है, कई बच्चों को बचपन से सुनते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सीख लेने भर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, या फिर जो आप मैकेनिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं वहां कुछ और जानना भी जरूरी है? तो उसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और बढ़िया से सीखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ये टाइम टेबल जरूर नोट कर ले, क्योंकि बच्चों आपको डेली लाइव क्लासेस हमारे साथ मिल रही हैं, तो उन लाइव क्लासेस को अच्छे से यूटिलाइज करके तैयारी बेहतर ढंग से करिए। आपकी क्लासेस का टाइमिंग है 6 to 6:45, 7 to 7:45। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको मिलती है केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस। वहीं पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बायो और फिजिक्स का पेयर आपको मिल जाता है। तो भाई फिजिक्स की ये क्लासेस हैं, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट भी आपके लिए रेगुलर आ रहे हैं, तो चारों सब्जेक्ट जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी के लिए मिल रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है, बढ़िया से रेगुलर क्लासेस करनी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर सारा सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे क्लास का लिंक हो, या फिर आपको कोई भी डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, वो सारे सपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो नए बच्चे हैं वो जरा जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लेकर। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब भी बात होती है तो एक स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि भाई एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी। आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात करोगे? मैकेनिकल एनर्जी। और आप सब लोग बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो एनर्जीज के सम के इक्विवेलेंट होती है। कौन कौन सी? आपको दोनों पढ़ाई है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम सपोज करते हैं मेरे पास एक प्यारी सी छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट या बॉडी है या सब्सटेंस है, जो आप मानना चाहे मान ले। मान लो मेरे पास एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है सर, फोर्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्स मैं लगाऊंगा, क्या वो नॉर्मल कोई भी टाइप का फोर्स ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बेटा मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहा हूं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए, इसमें दो टाइप की एनर्जी मिलेंगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में कभी नहीं मिलती, हमेशा आपको मिलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप बहुत अच्छे से जानते हो बच्चा, लास्ट क्लास में सिखाया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर मिलेगा जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे होंगे, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक स्प्रिंग फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बच्चे यहां पर हमें एक स्टेटमेंट डिफाइन करना होगा कि मेरे पास एक बॉडी है जिसमें मैं कंजर्वेटिव फोर्स एफ लगाता हूं, और वो कंजर्वेटिव फोर्स एफ लगाते ही उस बॉडी में एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो जाता है। ये इमेजिन करिए, इमेजिन करो, बढ़िया से फील आएगा, रटना कुछ नहीं है। ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहां पर रखी है, मैंने इस पर एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाते ही ये डिस्प्लेस हो गए डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये एफ फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। ये बात क्लियर सभी को? अच्छा, अगर आपको ये बात क्लियर है तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर यूटिलाइज करिए। अगर हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हुआ है, फोर्स एफ लगा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू डेल्टा के। लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा? एफ इंटू डेल्टा एक्स के फॉर्म में। क्लियर है बच्चा? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? एक सेकेंड,
हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छा। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। देखो, मैकेनिकल एनर्जी को कंसर्व करना है तो मैं उसके लिए दो एनर्जी चाहिए, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक आ गई? हाँ सर आ गई। क्या यहाँ पे पोटेंशियल आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। अच्छा, क्या पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में कुछ होता है? नहीं, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है बेटा, तो मैं एक्स यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट में मान के चल रहा हूँ। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब है बेटा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, आपकी पोजीशन का डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पे माना कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? आपको बहुत अच्छे से पता बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको सिखा चुके हैं। तो बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा यू एक्स या फिर वी एक्स, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों टर्म यहां पर यूज किए जाते हैं। इज इक्वल टू माइनस वर्क डन की जगह मैं लिख सकता हूं एफ इंटू डेल्टा एक्स। एकदम सिंपल। माइनस क्यों? क्योंकि बेटा वर्क डन निगेटिव टाइम्स लिया जाता है ना, किसके थ्रू? बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन है? एफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स। तो बेटा ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या? टोटल एनर्जी। मेरे पास काइनेटिक है, मेरे पास पोटेंशियल है, अब मैं इसका सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मुझे क्या मिली भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है एफ डॉट डी एक्स प्लस जीरो। जीरो क्लियर है भाई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि सर ये हमारे पास टोटल एनर्जी कैसी आ गई? जीरो आ गई है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो ये क्या टोटल एनर्जी जीरो है? चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो है। यहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे? ये डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा यू या वी एक्स क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? चेंज इन टोटल एनर्जी। अब सही होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे लगा दीजिए डेल्टा के ई और डेल्टा पीई। अब क्लियर है? तो अब आपका टर्म सही होगा। कई किताबों में कई जगहों पे नोट्स में आपको ऐसा लिखा मिलता है जो मैंने पहले लिखा था, और वो टर्म आपका गलत हो जाता है क्योंकि वो मीनिंगलेस है, मीनिंग नहीं दे रहा प्रॉपर। ये मीनिंग दे रहा है बेटा। पहले काइनेटिक एनर्जी का चेंज, फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और दोनों का सम जीरो आया। दैट मीन्स यहां पर एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिल रहा है। यही तो हमें प्रूव करना था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या है भाई? इनिशियल और फाइनल आपका सेम मिल जाए। इनिशियल और फाइनल कैसा मिल जाए? सेम मिल जाए। तो भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इंडिविजुअली चेंजेस हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, वो चल रहा है, रुक रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट अगर इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो। और चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो क्या बताता है? कि भाई एनर्जी में फाइनली कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बात क्लियर? तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, एकदम आसान। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज कॉल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहे हैं, बट रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो। दैट मीन्स कि जो नेट चेंज है वो हमेशा आपको जीरो मिलेगा, किसी तरह का चेंज नहीं मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आपने दो तीन बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या? फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये चीजें सही होंगी, तभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल पाओगे। ठीक है, इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी vary from point to
पॉइंट, बट ये मेन पॉइंट है, ठीक है। सम बोथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। दोनों का सम कैसा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस ये कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, जो बताती है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? एकदम आसान इजी कॉन्सेप्ट है यार, 2 मिनट में आपने सीख लिया। नेक्स्ट आते बच्चा, अगला यहाँ पे आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर ये तो सीख लिया, अच्छा है, आसान है, बट ये कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअल में होते क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 2-3 तरह से इसको डिफाइन किया गया है, वो तीनों तरीके आपको बता देता हूं। बस एक बात दिमाग में रखनी है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो जिनके थ्रू जब वर्क किया जाता है तो वो वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे कई सारे स्टेटमेंट है, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपके पास एक फोर्स है एफ एक्स, वो कंजर्वेटिव है, तो उसे कब आप कहोगे कि कंजर्वेटिव है? तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी Vx बाय द रिलेशन गिवन बाय। तो भैया यहाँ पे ये रिलेशन अगर फॉलो हो रहा है, दैट मींस ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर पाओ। कुल मिला के ये, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट मींस वहां पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर आपका ये स्टेटमेंट कहीं बैठ रहा है, सही है, दैट मींस वहां पर लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, the work done by the conservative forces depends only on start and end points. This can be seen from the relation like this. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो कहती है भाई कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है वर्क डन, तो उस केस में फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। बात क्लियर है? और ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी वर्क करते हैं, अगर आपने क्लोज्ड पाथ में उसे डिफाइन किया तो वो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। ये वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। एक बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आपको मैंने पढ़ाया कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लोज्ड पाथ में जो भी वर्क करेंगे वो जीरो होगा। कैसे? अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है भाई, अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रही है, बढ़िया बात है। अब इस सैटेलाइट का वर्क डन मैंने पूछा, बताओ, एक राउंड लगाने पे, 2 राउंड लगाने पे, या कितने भी राउंड लगाने पे वर्क डन बताओ। तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। किसके किसके बीच लग रहा है भाई? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और ये हर पॉइंट पर अर्थ से फिक्स डिस्टेंस पर है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। अर्थ से तो ये वैरी ही नहीं कर रहा, कहीं जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है भाई, इस केस में वर्क डन आपका जीरो आ रहा है। क्लियर? तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर क्लोज्ड पाथ में कोई वर्क करता हुआ पाया गया तो वो वर्क डन हमेशा आपको जीरो मिलने वाला है। ये बात दिमाग में रखेंगे बेटा। क्लियर है? एकदम इजी, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बता रहा हूं, इधर उधर की कोई कहानी नहीं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखकर चलना है। चले आगे, यहां तक क्लियर? चलो भाई, अच्छा, यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं फिगर को थोड़ा ऊपर कर दूंगा। ये आपके प्रॉपर कंजर्वेटिव फोर्स कहीं होगा तो ही वहां पर आपको मिल रहा होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए चाहिए पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, और पोटेंशियल तभी आ सकती है जब चेंज इन पोटेंशियल आएगा, और चेंज इन पोटेंशियल तभी आ सकता है जब कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किस केस में? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के केस में।
ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक प्यारे से एग्जांपल को डिफाइन करते हैं। ये एग्जांपल बचपन में भी आपने सॉल्व किया है, 10th में भी यूटिलाइज होता है कई जगह पर, तो आप इसको फील करिए तो आपको मजा आएगा। फील कैसे करना है, सोचो। मान लो आपके पास एक छोटू है और वो छोटू ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, और उसका एक छोटू का दोस्त है जो एक एच हाइट की बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है भाई, एच हाइट की बिल्डिंग पर खड़ा है। तो वहां से वो एक बॉल को ड्रॉप करता है और वो बॉल नीचे आती है, एक्सेलरेट करते हुए आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। तो उस केस में अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही सिर्फ काम कर रही है, बिल्कुल सही बात। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो क्या यहां पर मैं किसी भी पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी निकालूं तो क्या वो एक जैसी आएगी, कंजर्व आएगी? अगर आपने ये एग्जांपल प्रूव कर दिया, दैट मींस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको क्लियर है। ठीक है बच्चा, चलो आ जाओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि मेरे पास m मास की एक बॉल है जो कि किसी भी हाइट h से ड्रॉप करी जाती है, लाइक दिस, ऐसा। ठीक है बेटा, तो यहां h हाइट पर छोटू खड़ा है, मान लो। छोटू, छोटू के हाथ बहुत लंबे, उसने बॉल पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब छोटू क्या करता है, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है, ए पॉइंट पर खड़ा है जो कि एच हाइट पर है, ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट कितनी हाइट पर है बेटा, कैपिटल एच हाइट पर है, ठीक है। अब छोटू यहां से बॉल को सिर्फ छोड़ देता है, ऐसे धक्का नहीं देता है, क्या करता है भाई, सिर्फ छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, अर्थ जो इस पे ग्रेविटी लगाएगी उसकी वजह से बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। अच्छा, अभी इसने बॉल को पकड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, अब जैसे ही ये ड्रॉप होता है तो भाई ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आता है, और यहां पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं बी। बी पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, बीच में, रास्ते में, मिड पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बीच में कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो वहां पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है वी बी, है ना, तो वो हमने मान लिया। तो ये जो पॉइंट है इसकी हाइट मान लेते हैं ग्राउंड से स्मॉल एच है, ठीक। और उसके बाद जब बॉल और नीचे एक्सेलरेट करता हुआ बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाला है तो मैं मान लेता हूं इसकी फाइनल वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में अब मैं निकालूंगा एनर्जी। ये आपका इनिशियल केस है तो यहां पर एनर्जी मान लेते हैं ई नॉट, ये एच हाइट पर है तो एनर्जी मान लेते हैं ई एच, और ये कंप्लीट हाइट हो गई है तो कैपिटल एच। अब ये तीनों एनर्जी कैसी आनी चाहिए भाई, सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों सेम आ गई, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जीज ई नॉट, ई एच और ई कैपिटल एच ऑफ द बॉल एट द इंडिकेटेड हाइट, जीरो ग्राउंड लेवल एच एंड एच आर। तो भाई अब यहाँ पर एनर्जीज को डिफाइन करेंगे, चलो एक एक करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम कहा जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले हम जाएंगे ए पॉइंट पर, एट ए। जब मैं ए पॉइंट पर जाऊंगा तो मेरे पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, मुझे तो टोटल एनर्जी निकालनी ना, तो वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो क्या ए पॉइंट पर ई नॉट जब मैं निकालने जाऊंगा तो काइनेटिक मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ काम किससे चलेगा, पोटेंशियल से। तो एम जी एच, एम मास है, जी एक्सेलरेशन है, और आपकी हाइट एम जी एच। ये हो गया पहला, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड, एट बी, जब वो बॉल ड्रॉप करते करते अब बी पॉइंट पर आ चुकी है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर आ गई तो बेटा अभी तो ये मूविंग है, दैट मीन्स यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। दोनों चीजें हैं कि नहीं है भाई, एकदम ठीक। तो चलो आ जाओ, तो सबसे पहले यहां पर जब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी एस, हाफ एम वी एच स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस एम जी एच, इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई, ठीक है बेटा। सिमिलरली अब हम जाएंगे सी पर। जब मैं सी पॉइंट पर पहुंचूंगा, ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला हूं,
तो बेटा वहां पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी खत्म और हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मुझे वहां पे मिल जाती है, और इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, EH। ठीक है बेटा, ये मैंने इसको नाम दे दिया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, हाँ mvh स्क्वायर। बोलो ये तीनों इक्वेशन सभी को क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये तीनों इक्वेशन नहीं क्लियर है तो बता दे भाई। ठीक है, यहां पे मैंने VF माना हुआ है तो इसको भैया VF नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल है। ठीक है, VF। ठीक है, आप जैसे जिसको नाम देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरह से नाम दिया, आप किसी और तरीके से दे सकते हो। कुल मिला के आपको तीनों केसेस क्लियर होने चाहिए। क्या आपको ये तीनों केसेस क्लियर हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या नहीं है? चलिए अब सुनो, अब क्या होगा, हम यहाँ पे सीधा सा अपना वही कंजर्वेटिव फोर्स वाला खेल लगाएंगे। द कांस्टेंट फोर्स इज स्पेशल केस ऑफ स्पेशली डिपेंडेंट फोर्स Fx। तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? कंजर्व मिलेगी, क्योंकि हमारा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फोर्स यानी कि Fx जो कंजर्वेटिव फॉर्म में ग्रेविटी लग रही है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो इनिशियल है और आपकी जो फाइनल है वो दोनों एनर्जी सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर इनिशियल एनर्जी को क्या माना था बेटा, हमने यहाँ पर, अरे इनिशियल एनर्जी को E0 माना था और फाइनल एनर्जी को EH माना था, माना था। तो ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, आपस में बराबर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि भाई इनिशियल और फाइनल सेम है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं E0 EH बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ mgh इज इक्वल्स टू हाफ mvf स्क्वायर। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल। यहां से अगर आप देखें तो m से m कैंसिल और vf इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये प्यारा सा फॉर्मूला आपको मिल जाता है इक्वेशन नंबर 4। बोलो क्लियर? ये डेरिवेशन सभी को क्लियर? हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब आपको पता है कि भैया इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम, तो उस केस में हम कंपैरिजन तो कहीं से भी कर सकते हैं। हम कंपैरिजन कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। तो उसका केस का मतलब क्या है कि भाई अगर आप कंपैरिजन इस पॉइंट से भी कर सकते हो तो यहां पर भी तो कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, ग्रेविटी ही तो काम कर रही है। तो यहां पर भी आपकी नेट एनर्जी क्या आनी चाहिए, वो किसी भी पॉइंट के कंपैरिजन में सेम आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा, क्या चीज, ई कैपिटल एच ई स्मॉल एच दोनों सेम होंगे, होंगे। तो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं कैपिटल एच जो आपका था हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू EH पे आपका क्या आया था, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से भी आप रिलेशन m यहां से हट जाएगा और ये आपके चेंज इन एनर्जी का फॉर्म बन जाएगा और ये आपका सीधा सा mgh फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो क्लियर? अब तीसरा केस और क्या बना सकते हो भाई, तीसरा केस और क्या बना सकते हो, तो सर तीसरा केस हम बना सकते हैं E0 के साथ। तीसरा केस किसके साथ बना सकते हैं, E0 के साथ बना सकते हैं सर। E0 इज इक्वल्स टू EH बना सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं E0 कितना है बेटा, mgh, और ये कितना है mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। एम से एम सारा कैंसिल हो गया, जी यहाँ पे कॉमन है, h माइनस एच हो गया, तो यहां से बेटा आपके पास बना v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g h माइनस एच।
तो देखो दोनों केसेस में आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बताओ भाई। बिल्कुल क्लियर। 2GH कॉन्सेप्ट वही है जो आप बेसिकली पढ़ते हो कि भाई 2G और H जिस हाइट पर भी निकालो, वेलोसिटी आपको उसी तरह से वेरिएबल फॉर्म में मिलती चली जाएगी हाइट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई, ये सीधा सा लॉजिक है। बोलो क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप अभी पूछ सकते हो, एनीवन। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया, बढ़िया से आसान है, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं था बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रख कर चलना है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। भाई थ्योरी में आज आपको इतना ही सीखना था। क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे आती है। तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं दो टर्म, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो बेटा वहां पर आपको मिलती है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स है तो दोनों मिलेंगी, तो दोनों के चेंजेस निकालते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से और एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से। दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी में चेंज मिलेगा जो कि आता है 0। तो इससे पता चलता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कांस्टेंट है, बिल्कुल कंजर्व्ड है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना, और इसी को डिराइव भी किया है एक एग्जांपल के साथ, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी की बुक में, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब आप उसे समझ नहीं पाते हैं। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज कराने वाले हैं, तो पूरे फोकस के साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, यहां पर सीखिए, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहे कि बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L। ठीक है भाई, एक बॉब है, ये यहां से सस्पेंड करी गई है, लेंथ L का स्ट्रिंग है और ये बॉब लटक रही है। ठीक है, ऐसा है। It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becomes slack only on reaching the topmost point C। ओके, तो भाई A से C तक ओ ऐसे गई है। ठीक है, उसका मोशन क्या हुआ है, A से C तक, लाइक दिस, इस तरह से वो मूव करी है। ठीक है भाई, दिस इज shown in figure, obtain an expression for v naught। आपको v naught के लिए एक्सप्रेशन निकालना है जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो। सेकंड है आपके पास द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपको इसका स्पीड बताना है। और थर्ड है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एंड सी, आपको रेशियो बताना है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी बनता है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। हलवा सवाल है, ट्राई करिए भाई एक बार जल्दी से फटाफट। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस फिगर को अच्छे से समझ जाओ तो आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बेटा इस फिगर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओरिजिन। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, और जब आप ए पॉइंट पर आते हो तो जरा एफपीडी को समझो। ए पॉइंट पर आपका स्ट्रिंग ऐसे है, बिल्कुल रिलैक्स है, नीचे की तरफ ऐसा लटका हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट पे जब ऐसे लटका हुआ है तो बेटा इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा जो कि होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इस केस में इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी। जब आप किसी स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे नचा रहे हो वर्टिकल सर्कल में, तो लोवेस्ट पॉइंट पर उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी आपको मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पे मिल जाती, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 है। तो बेटा लोवेस्ट पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी, वो भागना चाहेगा या तो इधर या तो इधर, ऐसे भागना चाहेगा। ठीक है, तो बेटा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी लेकर वो भागने का ट्राई करेगा। बिल्कुल सही। तो यहां पर आपके पास ए पॉइंट पर आप डिफाइन कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, ये आपको पहले से क्लियर है। नाउ अब जैसे ही ये बॉब ऊपर भागेगा, सी पर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा भाई, सी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो सी पॉइंट पर पहुंचते ही ये स्ट्रिंग भी तो ऊपर गई, तो उस पर टेंशन है ना, तो सी पॉइंट पर उस पर टेंशन भी काम करेगा।
प्लस ग्रेविटी, और ए पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखकर चलनी। कितने लोगों को ये बेस क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ। हाँ भाई, बेस क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, कहां पर, एट ए, और सी पर जाते ही वहां पर आपको टेंशन फोर्स का भी सामना देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, इसीलिए उसने दिखाया, देखो टेंशन और एमजी, और यहां पर सिर्फ एमजी। दोनों क्लियर, बात समझ में आई या नहीं, एकदम बढ़िया। चलो आ जाओ, अब मैं ए पॉइंट पर इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। जब मैं ए पॉइंट पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, तो मेरे पास नेट एनर्जी, नेट मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, और वो होगी मेरे पास E इज इक्वल टू हाफ mv²। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, इसने वी नॉट लिया हुआ है तो हम वी नॉट मान लेते हैं भाई। ठीक है, हाफ mv², ये आपके पास है। ठीक है, ए पॉइंट आपका यहां से डिफाइन हो जाता है। नाउ अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलो जल्दी से देखो भाई, यहां तक आने क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, एकदम बढ़िया। अब सुनो, अब हमसे किसी ने कहा कि भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, और यहां पर टेंशन और ग्रेविटी दोनों नीचे लग रहे हैं, तो यहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? वही तो टेंशन, वही टेंशन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। यहां पर क्या, रस्सी ऊपर है, ए भाई ये ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर जाता है टेंशन, ये बात आपको बताई थी मैंने। तो यहां पर जो टेंशन लगेगा वो इस पर ऊपर लगेगा। दैट मीन्स अब यहां पर एफबीटी में नेट फोर्स कितना है, जरा बताओ मुझे। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, तो वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स। तो हम यहां पे डिफाइन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स FCP is equals to mv²/L। आर की जगह रेडियस की जगह लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर, TA माइनस mg। mv²/L। ओके, ये दोनों इक्वेशन सभी को क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है, किसी को यहां तक डाउट तो बता दीजिए। ठीक है, ओके, एकदम आसान। चले आगे, आ जाओ भाई। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। अब किसकी बात करेंगे, सी पॉइंट की करेंगे सर। जब मैं सी पॉइंट पर जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, mg और टेंशन दोनों नीचे, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि ये ऐसे 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 रिलैक्स हो गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में तनाव किधर है, नीचे, ऊपर रिलैक्स। तो वहां पे टेंशन काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी नीचे खींचेगी, है ना? तो टेंशन को हम निगलेक्ट मार देंगे, हटा दो, है ना? तो बेटा यहां पर सी पर जब जाएंगे तो आपका जो नेट एनर्जी आएगा वो दोनों की वजह से आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक कितनी, हाफ mv², प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये दिमाग लगाओ। बेटा आप कहां से कहां जा रहे हो, ए से सी जा रहे हो, सिर्फ एल मत ले लेना बेटा, ए से सी, ये वाला एल और ये वाला एल, 2L कवर होगा। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा mgh की जगह 2mgl। ये समझ में आया, बताइए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ फोर्स। फोर्स यहाँ पे टेंशन लग नहीं रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लगेगा ग्रेविटी mg, और वही प्रोवाइड कराएगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²। बोलो क्लियर, हाँ या ना, बताइए भाई। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई? कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत समस्या, तो बता दे भाई।
किसी को दिक्कत समस्या नहीं है? एकदम सिंपल। चलिए ओके, एक मिनट, इसको नॉट नहीं करो भाई, नॉट नहीं, इसको सी है ना तो सी करो। ये दोनों नॉट नहीं होंगे क्योंकि ये सी पॉइंट पर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास 4 इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। अब मैं क्या करूं, mg की वैल्यू उठा कर रख तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो बस रखिए, आंसर बताइए भाई, फटाफट रखो और आंसर बताओ क्या होगा। अरे ये mg की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पुट कर दीजिए, बस इतना सा काम करना आपको। नहीं हो रहा है, चलो भाई हम ही कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ, पीछे क्या लिखा था, mg की वैल्यू mvc स्क्वायर बाई एल, और E इज इक्वल टू कितना है, E इज इक्वल टू है सर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2। एम जी की जगह क्या लिखेंगे, एम जी की जगह लिखेंगे एम वी सी स्क्वायर बाई एल, एम वी सी स्क्वायर बाई एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, एम वी सी स्क्वायर 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2.5, 5/2, 5/2 एम वी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ये एक्सप्रेशन आया सभी का कि नहीं आया भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सभी का आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन नंबर 2 के पास, सॉरी 1 के पास चलो, 1 के पास, क्योंकि आपको वी नॉट निकालना ना, पहला क्वेश्चन तो यही, वी नॉट निकालो। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ई, तो ई तो आपका फिक्स है भैया, है ना, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ई की ये वैल्यू पुट कर देनी है, 5/2 एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है भाई, m2 m2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर आप इसका काट देंगे। ठीक है भाई, स्क्वायर से स्क्वायर आप यहाँ पे हटा देंगे, सीधा सा लॉजिक क्लियर है। लेकिन यहाँ 5 के साथ खेला नहीं हो पाए, तो अंडर रूट कितना बनेगा भाई, अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 5 MVC, ये स्क्वायर फॉर्म में था ना, इतनी वैल्यू हमने रखनी थी, तो कुछ करना नहीं था इसमें, यही है ना, सही है। ओके, कहीं कुछ गड़बड़, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 VC आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया वी नॉट का। ओके, ये वी नॉट का आपका आंसर है। अब इसमें आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या, वो सुनो। इसमें जो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो बेटा वो ये है कि आपको पता है VC इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से जरा निकालो, कितना आएगा, एम से एम कैंसिल, अंडर रूट GL, अंडर रूट GL। ठीक है, तो मैं यहाँ पर VC की जगह अगर देख दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं, तो मुझे मिलेगा V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 5G। ठीक है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस एक एक्सप्रेशन आप यहां से भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी ला सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को, पहला पार्ट आपका डन। पहले ही पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, वही आपको समझना था। अब बाकी का इसका जो सेकंड पार्ट है और इसका जो थर्ड पार्ट है, वो आपके लिए मिल रहा है आपको होमवर्क, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, इसे क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तब आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला पार्ट मैंने करा दिया, यही थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सब आप सीख गए, तो आप बाकी के पार्ट डन करेंगे। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पार्ट हैं छोटे छोटे से, तो इसे भी घर पर ट्राई करिएगा। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, घर पर ट्राई करिएगा। और इन क्वेश्चंस का PDF आपको कहाँ मिलता है, सबको पता है, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे एक्सेस आसानी से मिले और आप तैयारी अच्छे से कर पाए।
बाकी वेदा एकेडमी का जो ऐप है वो ऐप आपके पास होना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेटा ऐप के थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। वहां पर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू पूरा 6 to 12 रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, एनसीईआरटी बेस्ड आप सारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में जो कोर्सेस हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी वहीं पर अटैच है। क्लास वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, बढ़िया से आप रिवाइज कर सकते हो। टेस्ट देंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी डाउट आएगा तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम सपोर्ट आपको मिल जाता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं हमारे वेदा एकेडमी के ऐप के थ्रू। तो ऐप को भी यूटिलाइज करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ये डेली लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, जिसके थ्रू आप बढ़िया से तैयारी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।